चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएसएसबी का स्पेशल एजुकेशन का ये पार्ट है और हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ आज, है ना। आप लोगों को हिस्ट्री बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा। और देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों से कई चीज़ें बता चुका हूँ, जैसे प्रागैतिहासिक काल के बारे में बता चुका हूँ। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम में और पूछा भी जाएगा, है ना। और 50 अधिपत्य किसे कहते हैं हम, तो पाषाण युग में जो असामान्य दिव्यांग व्यक्ति थे उन्हीं को हम लोग बोलते थे 50 अधिपत्य बोलते थे। और उस समय जादू टोना झाड़ फूक और खोपड़ी में छेद करके उनको ठीक किया जाता था, है कि नहीं। अथर्ववेद में ये जानकारी मिली हमें। अथर्ववेद में भारत में जो है दिव्यांगों के उपचार को लेकर जानकारी मिली थी कि ठंडे और गर्म जल का अगर प्रयोग किया जाए तो इन बच्चों को ठीक किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से जड़ी बूटियाँ और कुछ वृक्ष तथा पत्तियाँ थी, उनके माध्यम से हम क्या करते थे, उन्हें ठीक करते थे। ठीक है, प्राचीन समय की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से। तो प्राचीन काल में जो दिव्यांगता का उल्लेख मिला वो ईसा पूर्व शताब्दी के इस प्रकार मिला। 5000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व, बात को समझिएगा। 5000 ईसा पूर्व रामायण काल में मंदबुद्धता का उल्लेख मिला था रामायण काल में, और वो मिला था रानी कैकेयी की दासी थी मंथरा, वहाँ से। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। राजा कौटिल्य की आप जानते होंगे अच्छे तरीके से। इनके कुछ गुप्तचर थे जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे थे, मतलब व्यक्ति थे, है ना। ये भी आप ध्यान रखना, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप। और श्री कृष्ण के मित्र थे। अच्छा, 500 ईसा पूर्व में जो उपनिषद की थी, उपनिषद में असामान्य व्यवहारों के बारे में भी बात किया गया था, और मंद बुद्धि बच्चों के लिए वहाँ पर भी पहचान की गई थी। तो उसी समय में एक महान पुरुष थे जिनका नाम था महात्मा अष्टावक्र शारीरिक दिव्यांग, इनका नाम भी आ जाता है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। और श्री कृष्ण की बात अगर मैं करूँ तो उनके मित्र सुदामा वो भी शारीरिक दिव्यांग थे, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है भाई, फिर आगे हम बात करते हैं तो एक नाम आता है पंडित विष्णु शर्मा का, जो अमर शक्ति के दरबारी थे। उनके 5 पुत्रों में से 3 पुत्रों को मूर्ख बताया और उन्हीं पर आधारित एक किताब लिखा उन्होंने। और आप भली भांति तरीके से जानते हैं कि विशेष शिक्षा की विश्व की सबसे पहली पुस्तक जो है उसका नाम है पंचतंत्र, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आप लोगों से, है ना। देख लेना, थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा था आप लोगों को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में हम देखते हैं 20वीं शताब्दी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस शताब्दी के प्रारंभ में जो मानसिक पिछड़े बच्चे थे जो विद्यालय नहीं जाते थे, उन्हें इकट्ठा करके विद्यालय प्रारंभ किया गया। तो कहने का मतलब एक काम तो यहाँ से शुरुआत हो गई थी कि पिछड़े बच्चों को लेकर यहाँ पर और दिव्यांग बच्चों के लेकर यहाँ से इकट्ठा, मतलब बच्चों को कलेक्ट किया गया, सर्वे वगैरह किया गया और उनके आधार पर, उनकी आवश्यकता के आधार पर विद्यालय की भी नींव रखी गई थी। तो काफ़ी तीव्र गति से हुआ, 20वीं शताब्दी में विद्यालय की नींव रखी गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है कि मानसिक पिछड़े बच्चे जो विद्यालय नहीं जाते थे उनको क्या किया गया था, उनको कलेक्ट किया गया और फिर वहाँ से उन लोगों के लिए विद्यालय जो है प्रारंभ किया गया। उन लोगों के लिए विद्यालय जो है प्रारंभ किया गया। ठीक है भाई, चलिए देख लेते हैं। अभी कोई ज्वाइन कर रही हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों से यही बात बताना चाह रहा हूँ कि पिछड़े जो बच्चे थे मानसिक आयु के, उनको विद्यालय जाने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया भाई, प्रारंभ करना स्टार्ट कर दिया। ये 20वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, और इसी शताब्दी के बाद देखिए बुद्धिलब्धि की जांच और मानसिक पिछड़े के स्तर में जो निश्चितता आदि थे उनके बाद सफल होने लगे। कहने का मतलब हमें यहाँ से 20वीं शताब्दी में ये भी चीज़ें मिली कि जो बच्चे पिछड़े मानसिक आयु के थे या बौद्धिक आयु के थे उनको कलेक्ट किया गया। कलेक्ट करने का मतलब ये था कि बच्चों को लाया गया और उनको विद्यालय से जोड़ा गया, समाज मतलब एक प्रकार से समाज की मुख्य धारा से जोड़ा गया, और उनकी बुद्धिलब्धि की भी जांच हुई और उनके आधार पर सिलेबस वगैरह भी तैयार किए गए। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हैं। तो 20वीं शताब्दी के अंतर्गत ये बातें की गई थी। और आगे हम बात करें तो श्रवण और दृष्टिदोष वाले जो बच्चे थे उन बच्चों को दिवसीय विद्यालय प्रारंभ किया। मतलब ये नहीं था कि नाइट का, ये यहाँ पे डे वाला काम था। ठीक है, डे केयर की बात नहीं हो रही, सॉरी, यहाँ पे डे नाइट वाली केयर की बात नहीं हो रही थी, केवल डे केयर की बात हो रही थी। उन बच्चों के लिए बात किए गए, तो यहाँ दिवसीय विद्यालय प्रारंभ हुआ था यहाँ पर। ठीक है, आजकल आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर बच्चों को हॉस्टल के नुमा बना दिया गया है, बच्चों को वहाँ पे रख दिया जाता है, तो वो रात दिन वहीं पर पड़े होते हैं।
ठीक, वहीं पर सीखते हैं कुछ ना कुछ। तो पहले ऐसा प्रक्रिया नहीं थी, दिवसीय विद्यालय को जो है प्रारंभ कर दिया गया। पालकों ने इस तरह से विद्यालय की स्वागत किया और स्वीकार और सहयोग के प्रदान भी किए थे। मतलब जो अभिभावक लोग थे, जो संरक्षक लोग थे, माता पिता जी बच्चे के थे, वो लोग भी इन लोगों ने क्या किया, मदद भी किया, ठीक है, ऐसे विद्यालयों में, ताकि जो है इसकी नींव रखी जा सके और इसका एक प्रकार से विकास हो सके। तो सकारात्मक प्रभाव रहा इन लोगों का, ठीक है। तो आप ऐसा देख सकते हैं 20वीं शताब्दी में कुछ अच्छा काम हुआ है। अगर हम बात करें, आंशिक अपंग लोगों के लिए विद्यालय थे, पर पूर्णतः अपंगों के लिए संभव नहीं था। समस्याग्रस्त व्यवहार और शैक्षिक उपलब्धि वाले बच्चों के लिए कुछ कक्षाएं होती थी, परंतु बोलने की समस्या वाले बच्चों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम भी हुआ नहीं करते। मतलब एक प्रकार से यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कुछ ऐसे कार्यक्रम होते थे, परंतु ऐसा नहीं होता था कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट और डफ एंड डम वाले जो बच्चे हुआ करते थे उनके लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं था, ऐसा कुछ प्रक्रिया नहीं चल रही थी। फिर 1900 में आया कि उसके आसपास में विश्व में अपंग बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा जो है प्रारंभ हो गई। तो 1900 में यहाँ पर देखिए विशेष शिक्षा जो है प्रारंभ हो गई थी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हो सकता है अन्ना फ्रेड का नाम पूछा जा सके। अन्ना फ्रेड ऑस्ट्रेलियाई, और इन्होंने भावनात्मक समस्या वाले बच्चों को मनोविश्लेषणात्मक तकनीकी को अपनाया। अन्ना फ्राइड वही हैं जो सिगमंड फ्राइड की डॉटर हैं, बेटी हैं। यूजीसी में प्रश्न पूछा गया है, इस यहाँ से यूजीसी में प्रश्न पूछा गया था कि अहम मनोविज्ञान का जनक कौन माना जाता है। तो अहम का मतलब था ईगो, वहाँ पर लिखा हुआ था, अगर इंग्लिश देखेंगे तो ईगो आएगा। तो बच्चों ने लगा दिया था सिगमंड फ्राइड का, ऑप्शन वो भी था, सिगमंड फ्राइड भी था। यूजीसी का प्रश्न मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोग जब अहम मनोविज्ञान आएगा, ईगो साइकोलॉजी आएगी, तो अन्ना फ्रेड का नाम लगाना। यही बात ये करें, वो जो था उनका ईगो साइकोलॉजी, वो भावनात्मक समस्या वाले बच्चों के साथ था, और ये जो लिया था इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक तकनीकी को अपनाने के लिए। तो बेसिकली ये काम जो लिया है अपने पिता यानी सिगमंड फ्राइड, जो सिगमंड फ्राइड के व्यक्ति के 3 तत्व बताए थे, वहीं से लिया गया था ये चीज़ें, इसे आप ध्यान रखिएगा। अल्फ्रेड, और एक नाम था स्ट्रिट्स, जर्मनी। अच्छा, ये जर्मन की बात है। इन्होंने बताया कि सीखने की अक्षमता युक्त बच्चे जो होंगे वो अलग ढंग से दिखते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति होता है, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से यूनिक होता है, यानी व्यक्तिकरण पाया जाता है, व्यक्तिकरण का सिद्धांत पाया जाता है। यही कारण है कि हर एक व्यक्ति जो है अलग अलग तरीके से सीखता भी है, और यही कारण है कि उसकी मस्तिष्क की क्षति के आधार पर ही हम क्या बनाते हैं, गोल बनाते हैं, ठीक है। उसकी मानसिक आयु के आधार पर ही हम क्या बनाते हैं, गोल बनाते हैं, और उसको गोल बनाकर फिर शिक्षण प्रशिक्षण जो है प्रारंभ करते हैं। ये बात अल्फ्रेड और स्ट्रेट्स ने कहा था, जर्मनी के रहने वाले थे ये। इन्होंने ये बात बताई थी, सीखने की अक्षमता युक्त जो बच्चे होते हैं वो अलग ढंग से दिखते हैं, जो मस्तिष्क की क्षति के कारण होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। सीखने की अक्षमता युक्त बच्चे में कौन सी क्षति होती है, किस तरह की क्षति होती है, तो मस्तिष्क क्षति होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा वहाँ पर, है ना। बहुत लोग कह देते हैं मनोवैज्ञानिक क्षति होती है, नहीं भाई ऐसा नहीं, ये मस्तिष्क क्षति के अंतर्गत आएगा। तो इसको भी आप लोग करेक्ट करिएगा, सही करिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझते चलिए बस, बाकी कुछ है नहीं। प्रश्न को आप लोग क्या करना है, आप सभी लोगों को DSSB में 17 तारीख के दिन आपको प्रश्न को 2-3 बार पढ़ना होगा, बस यही काम करिए आप लोग, है ना। अगर हम बात करते हैं सन 1903 में लंदन कमीशन और इस क्षेत्र में कार्यरत कुछ उत्तरदायी संगठनों का जिम्मेदार लोगों ने मंदबुद्धि बच्चों के लिए कुछ प्रावधान भी किए। तो 1903 में देखो लंदन कमीशन, अब देखो ध्यान सुनिएगा आप लोग, संस्थानों को लेकर और लोगों में जो मंदबुद्धि के बच्चे थे उनके लिए और संस्थान के लिए जो प्रावधान की बात की गई थी वो 1903 में लंदन कमीशन में हुआ था। तो ये बात आपका सत्य हो जाएगा 110%। तो बस इसको यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। 1904 में रॉयल कमीशन, अब देखो ये लंदन कमीशन है 1903 का, 1904 का है रॉयल कमीशन। तो कंफ्यूज मत होइएगा, 3 लंदन का हो जाएगा, रॉयल जो हो जाएगा 1904 का हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन मत करिएगा आप लोग, ठीक है। 4 रॉयल कमीशन होगा और 3 जो होगा लंदन कमीशन होगा। और जो लंदन कमीशन था वो संस्थान और लोगों के बच्चों के लिए प्रावधान था, और जो रॉयल कमीशन था वो दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी सूचनाओं को कलेक्ट करता था, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। मतलब समस्याएं आई कहाँ से, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता था कौन, लंदन कमीशन करता था, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे हम बात करते हैं, जब सूचनाओं को एकत्र किया गया तो एकत्र करने के लिए सन 1908 में रॉयल कमीशन को क्या कर दिया गया, पारित कर लिया गया, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये भी मिल गई। अब आपको पॉइंट लिखना है और समझना है बस।
देखिए 1903 में लंदन कमीशन, 1904 में क्या है रॉयल कमीशन की जो है जो दिव्यांग बच्चे थे उनके लिए क्या किया गया भाई, उनकी आवश्यकताओं की पहचान की गई थी, ये आप ध्यान रखना। फिर 1960 में ये पारित हो गया उनकी सूचनाओं को कलेक्ट करने के लिए। और 1905 में आप लोगों को भली भांति तरीके से पता होगा बुद्धि लब्धि का टेस्ट साइमन बीने का। तो देखिए 1905 में फ्रांस का एडवर्ड बीने, अच्छा ये बीने का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, और साइमन ने मिलकर एक बुद्धिमानक टेस्ट बनाया था, ठीक है। तो ये भी एक अपने आप में एक पॉइंट है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए तो समझ लीजिए बहुत चीज़ कल जो है क्लियर हो जाता है आप लोगों का, है ना। और देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसको 1906 में सर्वप्रथम बच्चों का उपयोग किया गया। तो 1905 में जो हुआ ये बुद्धि मापक जो टेस्ट था वो आ गया, 1906 में किया गया बच्चों पर उपयोग, और 1908 में भारत के अहमदाबाद में श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए विशेष विद्यालय। अच्छा ये तो मैंने कल भी बताया था आप लोगों से, है ना, ये चीज़ तो मैंने भी कल भी बताई थी, तो आप ध्यान रखना। यहाँ से मैंने 3-4 बातें बताई हैं, एक बात तो ध्यान रखना 1903, दूसरी बात ध्यान रखना 1904 रॉयल कमीशन, 1905 उसके बाद ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे उसके लिए साइमन बीने के लिए, ठीक है ये, और फिर उसके बाद 1906 में ये उपयोग किया गया, और 1908 में दिव्यांग बच्चों के श्रवण दिव्यांग में आ जाएंगे आपका वह श्रवण बच्चे, तो श्रवण बच्चों के लिए क्या किया गया, विद्यालय ओपन किया गया, ठीक है। 1911 में साइकोलॉजी आप लोगों ने पढ़ा होगा और मैंने बताया भी था, 1911 में टर्मन द्वारा बुद्धिलब्धि का संप्रेषण का विकास कर दिया। तो बुद्धिलब्धि के संप्रेषण विकास के रूप में जो देखा गया, देखो अब आपसे यही चीज़ ध्यान रखना है कि संप्रेषण का विकास कैसे हुआ। संप्रेषण के विकास में जो बुद्धिलब्धि के आधार पे बताया है वो किसने बताया, तो विलियम स्टर्न ने बताया, ठीक है, और 1911 में बताया। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी यहाँ पर, ठीक है भाई। तो इतनी चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, बताइए जरा बुद्धिलब्धि की अवधारणा में, बताइए जरा, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे जरा। यस सर। चलो बहुत बढ़िया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी होगी, है ना, जो आप सबको ध्यान रखनी होगी। लेकिन अब आपको मैं बता दूं 1911 में तो आप ये जानते हैं टर्मन द्वारा बुद्धिलब्धि का संप्रेषण का विकास तो हुआ है, लेकिन जस्ट उसी के बाद 1912 भी आता। 1911 में ये हुआ, तो 1912 में क्या हुआ सर, 1912 में जर्मन के एक मनोवैज्ञानिक थे वही विलियम स्टर्न जी, जिन्होंने अपनी अवधारणा को एक अच्छे तरीके से क्या कर दिया, तैयार कर दिया, अच्छे तरीके से इन्होंने तैयार कर दिया, ठीक है, अवधारणा को। और अवधारणा को तैयार करने का मतलब इनका यही था कि इन्होंने भी इस बात से सहमत हो गए कि मानसिक आयु बटे CA क्रॉनिकल एज वास्तविक आयु इंटू 100 करके, ठीक है, इस बात से ये सहमत थे उस समय। तो आपको ये ध्यान रखना 1905 में अल्फ्रेड बीनेट और थियोडोर साइमन ने औपचारिक रूप से बुद्धि का मापन का पहला सफल प्रयास किया था, पहला 1905 में। 1908 में पैमाने को संशोधित कर दिया गया, और 1908 में जब संशोधन कर दिया गया तो वो दिव्यांग बच्चों के लिए विद्यालय भी स्थापना की गई थी, और प्लस में मानसिक आयु की अवधारणा भी दे दी, केवल मानसिक आयु की अवधारणा दी गई है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, विलियम स्टर्न के द्वारा, विलियम स्टर्न के द्वारा। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी होगी, एग्जाम में पूछा जाता है ना, एग्जाम में पूछा जाता है। चलो आगे हम बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब यहाँ तक तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। बाकी अगर कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग मुझे बताना, ठीक है, उसकी भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम लोग, है ना। चल आगे बढ़ते हैं, 1913 की बात कर लेते हैं। विश्व युद्ध के बाद देखो न्यू मैन का नाम आता है, मानसिक विक्षिप्तता का दर बताया गया। एक प्रकार से यहाँ पर मानसिक विक्षिप्तता, एक जो मानसिक क्षति हो रही थी उसके बारे में, इसकी अवधारणाओं के बारे में चर्चा किया गया। और ये कब किया गया, तो ये भी आप ध्यान रखना, आप कब किया गया था, 1913 में किया गया था। ये बात आप ध्यान रखना, जहाँ पे दिव्यांगता के बारे में बताया गया भाई, वो विश्व युद्ध के बाद कि कौन सी दिव्यांगता या मानसिक दिव्यांगता पाई गई है, तो ये विश्व युद्ध के बाद, कब, 1913 में। इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अच्छा, सूत्र के बारे में अगर आता है तो आप ध्यान रखिएगा, टर्मन का नाम याद रखिएगा। बुद्धि परीक्षण के सूत्र में किसका नाम ध्यान रखेंगे, टर्मन का नाम ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि 1913 में कि दृष्टि अक्षम के लिए मुखबधिर दिव्यांग। अच्छा भाई देखो, अब आपको यहाँ पे देख रहे हैं 1908 में लिखा हुआ था, आपने 1908 में क्या देखा था, यहाँ पर देखिए जरा, 1908 ये रहा, 1908 में भारत में अहमदाबाद में श्रवण बाधित बच्चों के लिए। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर
थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1913 में कि दृष्टि और वुक बधिर मतलब दोनों अब आ गए यहाँ पर। वहाँ पर 2008 में, सॉरी 1908 में यहाँ पर आपको एक ही मिल रहा था कि श्रवण बाधित मिल रहा था, परंतु अब आपको मिल रहा है 1913 और यहाँ पर 2 डिसेबिलिटी मिल रही है ना। तो इन विद्यालयों की स्थापना की गई बधिर को लेकर और दृष्टि को लेकर, ये आप ध्यान रखेंगे। और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया और फिर उसके बाद बच्चों की शिक्षा पर जो है शिक्षण प्रशिक्षण जो है प्रारंभ हो गया बच्चों का। 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन द्वारा बीने ने साइमन परीक्षण का अमेरिका में उपयोग करके संशोधन किया। अच्छा, मैंने अभी बताया भी था 1916 में इसका संशोधन भी हुआ था, है ना, वही चीज़ें यहाँ पर दी गई है। ठीक है भाई, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, आगे बात करता है 1918 के बारे में, है ना, 1918 के बारे में। चलिए, अभी कोई ज्वाइन हो रहे हैं, उनको मैं ज्वाइन करता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो टर्मन का नाम आ गया। अब आप देख रहे हैं टर्मन का नाम, और टर्मन भलीभांति तरीके से आप जानते हैं कि लुईस टर्मन के द्वारा जो है आईक्यू का वर्गीकरण किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये वर्गीकरण के आधार पे ही इन्होंने फिर बुद्धिलब्धि के बारे में बताया भी, सूत्र भी दे दिया था इन्होंने। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछेगा लाहौर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के बारे में, तो याद रखना लाहौर विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर रहे थे 1922 में, वो स्टैनफोर्ड बीने ही रहे हैं। ठीक है, उनकी भी मापनी वही थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो उस समय भारत की कैटेगरीज में आता था 1912 लाहौर, लेकिन आज अलग हो गया है, तो इसलिए हम भारत नहीं कहेंगे, उसे पाकिस्तान कहेंगे। लेकिन 1922 के हिसाब से बात करें तो हम लोग उसे भारत ही कहेंगे, लाहौर को। ठीक है, तो इसे आप भी इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी वही चीज़ें हैं, आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर यह दिव्यांग बच्चों के लिए संस्थाकरण पर काउंसलिंग एजुकेशन कमेटी का नाम दिया गया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक बात और, जब 1918 में रॉयल कमीशन पारित हुआ जो मेंटली डिफिशियंसी की बात कर रहा होता है, मेंटली जो है डिफिशियंसी बिल की बात कर रहा था, उसी के नाम से ये पारित हुआ था रॉयल कमीशन 1918 में। और बाद में इसका नाम परिवर्तित हुआ, बदला गया और इसका नाम रखा गया संस्थाकरण के रूप में काउंसलिंग एजुकेशन कमेटी। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो एक पॉइंट ये भी है आपके लिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। सन 1929 में भारत में अक्षम व्यक्तियों के लिए डॉक्टर कुंजित वर्ग का एक तिरुपुरम स्कूल फॉर ब्लाइंड के माध्यम से मद्रास एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की स्थापना की गई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप लोगों के लिए, सभी के सभी बच्चों के लिए, जो कि एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि 1929 में क्या हुआ था। भारत में जो था एक अक्षम व्यक्तियों के लिए डॉक्टर कुंजित वर्ग के द्वारा तिरुपुरम स्कूल फॉर द ब्लाइंड के माध्यम से मद्रास एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की स्थापना की गई। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। ठीक है भाई, कुंजित वर्ग जो है नाम आपको मिलेगा एग्जाम में भी ऑप्शन में। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। बधिर हेतु लेडीज जो है नाइस राजकीय विद्यालय की स्थापना दिल्ली में की गई। देखो DSSB हो रहा है एग्जाम, तो दिल्ली में हो रहा है, आप सभी लोग जान भी रहे हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, पूछ ले आप लोगों से कि बधिर हेतु बच्चों के लिए लेडी नाइस का नाम है, एक राजकीय विद्यालय की स्थापना की गई थी दिल्ली में, सन 1931 में की गई है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी इम्पोर्टेंट हो गया है आपके लिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जिसके साथ ही सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित हुआ, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, आगे हम बात करते हैं सन 1932 में। यहाँ पर देखिए बिर्मिंघम एजुकेशन थ्योरिटी, ठीक है, थ्योरिटी ने विशेष विद्यालय के साथ बच्चों के साथ निर्देशन विद्यालय की स्थापना की। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु अगर आपको ध्यान रखना है तो आप ध्यान रख सकते हैं कि 1932 में बिर्मिंघम एजुकेशन थ्योरिटी थी, जिसने विशेष विद्यालय के साथ बच्चों के लिए निर्देश चिकित्सालय की स्थापना की। निर्देश का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस, एक प्रकार का निर्देशन देने की प्रक्रिया में था, डायरेक्शन देने की प्रक्रिया में था, काउंसलिंग की प्रक्रिया में था। तो आप निर्देशन चिकित्सालय के बारे में सोचेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिए, क्योंकि नाम यहाँ पर बिर्मिंघम एजुकेशन ये किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे विशेष विद्यालय से संबंधित है सर। ठीक है भाई, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, रांची में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई है 1931 में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 1936 में मद्रास में भी ये विकलांग विद्यालय खोले गए, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है 1936 का भी। 1939 में मद्रास में मंदबुद्धि बच्चों के लिए सरकारी मानसिक अस्पताल खोले गए, ये इंपॉर्टेंट है
क्योंकि उस समय एक लेन कमेटी थी, जो लेन कमेटी से काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है यूजीसी में, लेन कमेटी से लेकर, क्योंकि ये कम्युनिटी को रिलेट करती थी। ये लेन कमेटी किससे रिलेट करती थी? कम्युनिटी को रिलेट करती थी लेन कमेटी। तो उस समय मद्रास में जो था मंदबुद्धि बच्चों के लिए सरकारी मानसिक अस्पताल की स्थापना भी हुई थी। तो याद रखना कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी को भी रिलेट कर रहा था, वो मद्रास का जो भी खोला गया था बच्चों के लिए विद्यालय, अस्पताल, सॉरी विद्यालय नहीं, अस्पताल, हॉस्पिटल। ठीक है भाई। हैदराबाद में राजकीय जो है मुक बधिर विद्यालय और अंध विद्यालय की स्थापना हुई। अब देखो हैदराबाद में हुआ है, तो आपको इसको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है भाई, वर्ष वगैरह भी आ जाता है, तो वर्ष वगैरह यहाँ से नहीं पूछेगा आप लोगों से। मैंने अभी अभी आप लोगों के ऊपर में ही बताया है कि मुक बधिर और दृष्टिबाधित विद्यालयों की जब स्थापना की गई थी 1913 में की गई थी, 1913 में की गई थी, वो ध्यान रखने वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम डायरेक्ट लेते हैं 1943 के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आप देखें तो लियो कैनर, अभी मैंने आप लोगों को एक सोलिंता के बारे में बता रहा था और आप लोगों ने शायद इसके बारे में सुना भी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोलिंता है। अब सोलिंता से मैं उतनी ही बातें बताऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे आप लोगों से, बाकी मैं कुछ बताने वाला आप लोगों से एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हूँ। तो ध्यान से मेरी बात को आप सभी लोग सुन लीजिए, एक बार समझ लीजिए, सोलिंता इम्पोर्टेंट है। एक नाम आप जानते होंगे कैनर का। अच्छा, पहले सोलिंता में आपको ध्यान ये रखना है कि ऑटिज्म है ये, जिसको हम सोलिंता बोलते हैं, ऑटो शब्द से बना हुआ है, ये आपको पहली बात ध्यान रखनी होगी। और एक कैनर का जो नाम आप देख रहे हैं, कैनर ने एक बल्टीमोर में, किसमें, ये कहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, वो भी बॉल्टीमोर। ठीक है भाई, बॉल्टीमोर में इन्होंने 11 बच्चों का आकलन किया था, और मंद बुद्धि बच्चे थे और भावनात्मक से अक्षमता वाले बच्चे थे, 2 टाइप के बच्चे थे। यहाँ पर 11 बच्चों पर इन्होंने किया था कैनर ने। तो कैनर का सिंड्रोम भी है, इसी को हम सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है भाई, याद रखना ये कहाँ पर, देखो आप लोगों को सिंड्रोम पूछेगा रिलेट करने के लिए, ये सोलिंता का सिंड्रोम में आएगा। ठीक है, एक नाम था लर्ना विंग करके, लर्ना विंग करके जब नाम आए तो तुरंत आप लगा देना ये भी सोलिंता से ही, तो एस्पर्गर्स सिंड्रोम आता है, एस्पर्गर्स सिंड्रोम आता है, ये आप ध्यान रखेंगे इससे संबंधित। ठीक है भाई, और ये जो एस्पर्गर्स सिंड्रोम आप देख रहे हैं ये 1944 का है, 1944 का है। लेकिन लर्ना विंग ने जब 1981 में इस शब्द का प्रयोग कर दिया, इस शब्द का प्रयोग कर दिया, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो सिमिलरिटी थी दोनों चीज़ों में, आप भी इसे देखें। सर्वप्रथम कैनर का नाम आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, सर्वप्रथम कैनर का ही नाम आएगा। ठीक है भाई, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो सोलिनता होती है वो विकासात्मक विकलांगता होती है, जिसमें शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण, जहाँ पर सामाजिक अंतःक्रिया होती है, वो प्रभावित होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में कई बार मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी करवाया है और आपसे सम्मिलित करने के लिए पूछ लेता है, तो 3 वर्ष जरूर आपको ऑप्शन में मिलेगा, कोई ना कोई ऑप्शन होगा ABCD में से स्वालीनता को लेकर, लक्षण को लेकर बताएगा, तो वहाँ पे 3 वर्ष लिखा रहेगा, तो आप आंख बंद करके आप 3 वर्ष को टिक मार दीजिएगा, ये आपका 110% सही हो जाएगा जवाब। ठीक है, याद रखिएगा 3 वर्ष में ये चीज़ें जो है परिलक्षित होती है, पूर्व की बात करेगा और ये 3 वर्ष में आप लगा देना, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एक और सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है, जैसा कि आप सभी लोगों ने नाम सुना भी होगा, वो नाम सुना होगा, डिलोग का नाम सुना होगा। डिलोग ने भी अपने महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताया है। डिलोग भी स्वालीनता से ही संबंधित में आता है। खोज कैनर ने ही किया था, लियो कैनर का ही नाम आप लगाएंगे खोज में। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत कई सिंड्रोम आते हैं, जन्मजात सिंड्रोम पाए जाते हैं, जैसे एक कैनेरिया डिलैग सिंड्रोम होता है, एनन सिंड्रोम होता है, कैफिन सीरिस सिंड्रोम होता है, विलियमसन सिंड्रोम होता है, और एक बेंडल बारेडेट सिंड्रोम होता है, और एक मोवियल सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कई ऐसे सिंड्रोम होते हैं जो ऑटिज्म को रिलेट कर देते हैं। ठीक है, परंतु आप कैनर सिंड्रोम को ध्यान रखिएगा, एस्पर्गर सिंड्रोम का ध्यान रखिएगा, 2 ही जो है इंपॉर्टेंट है, बाकी सिंड्रोम को ध्यान रखने की ज़रूरत भी नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से, और मैं आशा भी कर रहा हूँ कि आप समझ भी रहे होंगे ठीक ठाक भाई, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में अब हम लोग, तो आगे यहाँ पर बात करते हैं 1944। देखिए अभी अभी मैंने शायद 1944 का नाम भी लिया था, श्रीमती कील का नाम आ रहा, मुंबई में पहला विशेष विद्यालय की स्थापना की गई। तो मुंबई में अगर बात करें, मुंबई में वैसे तो पूछेगा ही नहीं।
अगर बाय द वे पूछता है तो आप इसी को लगा देना, ठीक है भाई, ये करेक्ट हो जाएगा फिर आपका। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है ना 1946 की नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ मेंटल हेल्थ के द्वारा नैदानिक मनोवैज्ञानिक को प्रशिक्षण का समर्थन किया गया, ये 1946 का हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा फिर, ठीक है भाई। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और इसी क्रम में यूनेस्को और यूनिसेफ के बारे में आप पेपर जो होगा आपका पार्ट ए उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, ठीक है भाई। यूनेस्को और यूनिसेफ, बात समझ रहे हैं मेरी, यूनेस्को और यूनिसेफ के बारे में आप थोड़ा सा पार्ट ए के लिए आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना, जहाँ पे आप बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको यूनेस्को कहते हैं। और यूनेस्को के साथ साथ आपको वर्ष याद रख लेना होगा कि इसका जो वर्ष होगा वो 16 नवंबर होगा, 16 नवंबर होगा, 1946 होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। और आगे अगर हम बात करें, ये गठित उसी समय हुआ था। कुल टोटल सदस्यों के देशों के बारे में अगर प्रश्न पूछे तो 193 लगाना, परंतु आप में नहीं पूछा जाएगा ये, और ये कारण यही है क्योंकि ये डीप में चला जाना होता है ना, एलिगेशन टाइप में प्रश्न बनता है, जैसे अभी कथन करके पूछेगा प्रश्न तो ये बनेगा। हाँ बोलिए सर, आपने यूनेस्को का एस्टेब्लिशमेंट डेट क्या बताया सर? 16 नवंबर 1946। हाँ यूनेस्को का सर 46 जो है ना सर, वो यूनिसेफ का है। हाँ। यूनेस्को का 45 है सर। अच्छा सर, नहीं यूनिसेफ की अगर हम बात करते हैं, यूनिसेफ की बात करते हैं तो यूनिसेफ यूनिसेफ का 46 है सर, यूनेस्को का जो है 45 है। देखो मैं बताता हूँ आपको, मेरी बात सुन लिए एक बार, मेरी बात सुन लीजिए। ये अगर मैं इसकी गठन की बात करता हूँ यूनिसेफ के बारे में, तो आप याद रखना है 11 दिसंबर यूनिसेफ के बारे में 1946, ये आपका, ये भी आपका सही होगा 1946, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यूनेस्को के बारे में, तो यूनेस्को की इस्टेब्लिश की अगर बात आती है तो ये भी आपका आएगा 46 ही आएगा, परंतु एक बात ध्यान रखना, एक विशेष संस्था के रूप में जब गठित हुई थी, एक विशेष संस्था के रूप में जब गठित हुई थी वो 1945 होगा, 16 नवंबर का, 16 नवंबर का 1945 होगा, जहां पर उसका उद्देश्य ये रखा गया था कि शिक्षा, संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति को लेकर रखा गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन ये जो इसका सदस्य बना, ठीक है, यूनेस्को, तो आप ध्यान रखने वाली बात यह है, उसकी जब स्थापना की बात होगी तो वो पूर्ण रूप से सदस्यता के रूप में होगी, तो आपका 46 में आया था, एक साल बाद आया था। इस्टेब्लिश उसकी बात होती, गठन की बात तो 45 लगाएंगे। वर्षों में थोड़ा सा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, अगर हो भी रहे तो मैं क्लियर कर देता हूं कि संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था के रूप में जब गठित हुआ तो 16 नवंबर 1945, और यह सदस्य के रूप में जब आया तो वो हुआ 16 नवंबर 1946। और अगर मैं आपसे बात करूँ यूनेस्को के बारे में, सॉरी यूनिसेफ के बारे में, तो उसको आप लोग ध्यान रखना है कि 11 दिसंबर 1946, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो 3 वर्ष भी है, कंफ्यूज करने नहीं है आप लोगों को, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं ना आप, बताइए जरा एक बार। जी सर, ओके सर। लेकिन सर वहाँ क्वेश्चन जो रहेगी सर वो एस्टैब्लिशमेंट रहेगी ना? हाँ, गठित को लेकर रहेगी, गठित को लेकर रहेगी तो 45 लगाना है। अगर मान लो एक सदस्य के रूप में जाना गया है तो 46 लगा के आना, 45 नहीं लगा के आना, फिर तो गलत हो जाएगा अगर सदस्यता के रूप में पूछेगा तो, है ना। हाँ हाँ, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे सुमन सर, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ये। चलो बहुत बढ़िया भाई। आगे हम बात करते हैं 1950 के बारे में। 1950 में देखिए विशेष समस्या को लेकर बच्चों की नई राष्ट्रीय नीति बनी, ठीक है भाई। और आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए नेशनल एसोसिएशन फॉर द जो है फॉर द रिटार्डेशन चिल्ड्रेन, जिसको आप बोलते हो NCRC, ठीक है भाई। तो रिटार्डेशन चिल्ड्रेन हो जाएगा, ये आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। नेशनल एसोसिएशन से NA होगा ना, NC नहीं होगा, NA होगा, ठीक है। तो आप इसको इजीली कर पाएंगे, ठीक है, ये तो सरल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग, है ना। 1951 की बात करूँ तो अमेरिकन मनोरोग के एक वैज्ञानिक संघ थे जिसने डायग्नोस्टिक और स्टैटिकल मैनुअल प्रथम
का प्रकाशन किया, जिसको आप लोग बोलते हो DSM-4। तो कभी कभी DSM-4 का अगर पूरा नाम पूछे तो आप लोग भी ये कह सकते हो कि जो है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल होता है इसका पूरा नाम। तो DSM-4 करके काफ़ी बार आप लोगों ने देखा भी होगा, DSM-4 इसका पूरा नाम है। तो ये आप 1951 में देखें, इसका प्रकाशन हो गया था। और श्रीमती निवासन ने अंधेरी में मुंबई का एक नियमित विद्यालय की पहली बार सन 1951 में विशेष विद्यालय प्रारंभ कर दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो है श्रीमती निवासन का नाम, श्रीमती निवासन का नाम ये इंपॉर्टेंट है भाई। अंधेरी मुंबई में इन्होंने, अच्छा अंधेरी मुंबई वगैरह नहीं लिखेगा, केवल ये लिख सकता है आपको कि नियमित विद्यालय की पहली बार कब स्थापना हुई है विशेष शिक्षा को लेकर, तो 1951 लगा देना। किसका श्रेय जाता है? श्रीमती निवासन का श्रेय जाता है, बस आपको यही ध्यान रखना है। शिक्षा का अधिकार, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 अगर आर्टिकल की अगर हम बात करें तो उसके अनुसार कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए विश्वव्यापी स्तर पर शिक्षाकरण को लेकर विशेष शिक्षा पर बल दिया जाए, जोर दिया जाए। तो यह प्रक्रिया आपका कहाँ होती है? आर्टिकल नंबर 45 आती है। तो देखिए हिस्ट्री में आपको पॉलिटी भी जोड़ दिया है, आपका साइकोलॉजी भी जोड़ दिया है, आपका स्पेशल एजुकेशन तो है ही है ऑलरेडी पहले से ही, नहीं कई टॉपिक यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है इस हिस्ट्री में, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे लेते हैं, और यहाँ देखिए सन 1980 का ये जो दशक था 1880 का जो दशक था वो दृष्टि अक्षम व्यक्तियों के लिए कृषि और ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना को लेकर था, और टाटा एग्रीकल्चर एंड रूरल ट्रेनिंग सेंटर फॉर द ब्लाइंड करके था। तो ये नाम भुवनेश्वर यानी उड़ीसा आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। टाटा एग्रीकल्चर एंड रूरल ट्रेनिंग सेंटर फॉर द ब्लाइंड, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है, ये नाम पूछा जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। कहाँ पर है ये संस्था, ये पूछी जा सकती है आप लोगों से। तो उड़ीसा बताना ऑप्शन में, या तो भुवनेश्वर लिखेगा, ये बताएगा आपको, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। आप लोगों ने ये चीज़ जरूर देखा होगा, कहीं ना कहीं लिखा हुआ कि FWMR क्या होता है। तो ये बेसिकली द फेडरेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंटल रिटार्डेशन होता है। ये स्थापना इसकी याद रखना कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, ठीक है। बाकी इसके उद्देश्य के बारे में अगर प्रश्न पूछे तो आप कॉमन सेंस के माध्यम से भी लगा सकते हैं कि जो सभी दिव्यांग बच्चे थे उनको क्या करना था, समाज की मुख्य धारा से जोड़ना था, ताकि उनको सक्षम बनाना था, ताकि वो अपनी जीवन याचिका सही तरीके से चला सके और वह इंडिपेंडेंट हो सके, यही इसका उद्देश्य था FWMR का। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। बस इतनी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखनी होगी, ठीक है भाई। चलिए आगे हम बात करते हैं 1969 के बारे में। तो यहाँ पर देखिए विशिष्ट कक्षाओं का युग रहा ये 69 और 70 के बीच में। और अगर मैं बात करूँ USA के बारे में बात करूँ और UK के बारे में बात करूँ तो इसको लेकर एक प्रकार से निर्धनों की बात किया गया था उस समय वहाँ पर, ठीक है। तो उन्होंने चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना कर दी थी, ठीक है। तो UK वालों ने 1969 में किया था, और 1977 में जो है USA वालों ने किया था, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। वहाँ पे गिसल सेप्ट आते हैं आपका नाम इंग्लैंड UK में, और आपका USA में जो नाम आता है गुटरिन का नाम आता है, ठीक है भाई, ये आप ध्यान रखिएगा। ध्यान रखने की जरूरत भी नहीं उतनी है। अगर UK USA से नहीं पूछेगा आप लोगों की हिस्ट्री पूछेगा तो इंडिया से ही पूछेगा, ठीक है भाई, ये आप समझिए यहाँ पर। और इस तरह से कई तरह के जो है इस समय जो है कई तरह के दिव्यांगता के बच्चों को सफलतापूर्वक एकीकरण किया गया, मतलब एक प्रकार से एकीकरण की शिक्षा को प्रोवाइड किया गया। ये चीज़ें बातें की गई थी 1969 में। विशिष्ट कक्षाओं का युग रहा था उस समय, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। 1973 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए ये वाली पॉइंट, अब NBA जो आप नाम सुनते भी होंगे कि लुइस ब्रेल मेमोरियल अनुसंधान केंद्र की स्थापना, तो भाई कब हुई, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रेल से काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। 1973 में लुइस ब्रेल मेमोरियल अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी, ठीक, याद रखिएगा। पेरिस में सर्वप्रथम पहले पब्लिक स्कूल की स्थापना की गई थी, ये भी याद रखना। आपको मैंने बताया भी है कि 1748 में सबसे पहले कहाँ पे स्थापना की गई थी, याद है आप लोगों को? भूल जाते हो, बताइए जरा, नहीं पता भाई। 1784 में विशेष विद्यालय के लेकर बात किया गया था। सर वैलेंटाइन हार्वे ने दृष्टिबाधित बच्चों के लिए प्रथम विद्यालय नहीं खोला था, भूल जाते हो आप? हाँ 1784 में, हाँ। समाचार पत्र पढ़ा था किसने? 1748 में समाचार पत्र किसने पढ़ा था? पेरिस का एक डिडरीट था, उसने समाचार पत्र पढ़ा था, है ना। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग। 1990 की बात कर लेता हूँ यहाँ पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्षति, अक्षमता, दिव्यांगता, देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया भी है
कि WHO ने क्या बताया है, फिर ICDH ने क्या बताया है, सबके अलग अलग कोटेशंस हैं। परंतु अगर मैं बात करूं WHO के बारे में तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बताया गया है दिव्यांगता के बारे में। किस तरीके से क्रम पूछ ले सकता है आप लोगों से, तो दुर्बलता है ना भाई, फिर क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता, ये हो जाएगा आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे जब कोई ऑप्शन मिलेगा तो आपको वही ऑप्शन सही माना जाएगा। तो क्षति याद रखिए, अक्षमता याद रखिए, दिव्यांगता याद रखिए, लेकिन ठीक है लास्ट में दिव्यांगता जरूर है। इंग्लिश जरूरी, ऐसे प्रश्नों का इंग्लिश देखिएगा, ऐसे प्रश्नों का इंग्लिश देखिएगा तभी आप कर पाएंगे, डिजीज, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी। ठीक है भाई, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, है ना। आगे आपका यहाँ पर आ जाइए, 1985 की बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। 1985 में देखिए क्या हुआ था कि समाज के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रति जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ हो गया था 1985 में। ठीक है भाई, और उसके आधार पे ही कुछ उद्देश्य भी रखे गए थे। ठीक है, और उद्देश्यों के आधार पर ही कुछ चीज़ें बनाई गई, संस्थाएं भी बनाई गई थी। तो कुछ 4 संस्थाएं थी, उसकी स्थापना की गई थी, जिसको आप लोग जानते हैं NIVH, NIMH, NIHH और NI आपका आ जाएगा मेंटल रिटार्डेशन वाला। ठीक है, ये 4 संस्थाएं थी पहले मूल रूप से। ठीक है, 1985 में फिर उसके बाद भारत सरकार ने भारतीय पुनर्वास परिषद का गठन कर दिया, और फिर आगे उसने कार्यक्रम गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए जो है सेवा स्वास्थ्य का एक अधिमान्यता को रूप में जाना गया, या इस प्रकार से उसने कहा कि गुणवत्ता पर नियंत्रण रखना है तो और सेवाओं को, संस्थाओं को अधिमान्य करना होगा, तो हमें सही तरीके से कार्य करना पड़ेगा। तो इस तरीके की प्रक्रिया जो है भारत सरकार ने भारतीय पुनर्वास परिषद का जो गठन किया था उसके आधार पर इन्होंने किया है। ठीक है, तो जरा मुझे कोई बताइए, ठीक है, भारतीय पुनर्वास परिषद का गठन कब हुआ है? वही भाई 1986 के समथिंग आसपास आ जाता है ना, 1985-86। तो आप ध्यान रखेंगे यही कि 1985 में तो ये लाया गया, लेकिन 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पारित हुई। अच्छा देखो, 86 में जब राष्ट्रीय नीति पारित हुई थी तो उस दौरान RCI जो है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी भी स्थापना हुई थी, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन भारतीय पुनर्वास परिषद के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं इसके बारे में, तो आपको भली भांति तरीके से पता होना चाहिए कि सितंबर 1992 में भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा संसद में क्या हुआ था, वो पारित हुआ था। तो संसद में पारित कब हुआ? 1992। तो ये प्रश्न ऐसे ही पूछ लेता है भाई 1992 में। लेकिन रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को पंजीकृत सोसाइटी के रूप में कब स्थापित किया गया था? 1986 में किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, सोसाइटी के रूप में 86 और आपका 1992, और 1992 में प्रश्न एक बार पूछा गया था ऐसे ही करके। ठीक है भाई, पारित करने के लिए। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अमेरिकन विथ डिसेबिलिटी जो है एक्ट की बात कर रहा है। तो देखो अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट कहीं कहीं जो अगर आप नेट देखेंगे तो आपको मिल जाता है कोलंबिया विश्वविद्यालय, तो वहाँ पर आपको मिलता है 1898 का कोलंबिया विश्वविद्यालय। अगर आप इंटरनेट करेंगे तो अमेरिकन में जो PWD की बात किया गया था वो 1898 में किया गया था। परंतु अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डिसेबिलिटी वाला ये वाला फील्ड देखिएगा, ये वाला आपका सही माना जाएगा। 1990 में जो था अक्षम व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों के संबंध में कानूनों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, यह आपका सही हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट वाला। और RPWD एक्ट तो आप जानते ही होंगे 16 दिसंबर और 2016 को, है ना, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, वही सिमिलर उसी जैसा है अमेरिका का भी। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। और 1995 में जो है ये आपको अब आप जानते होंगे बदल गया है ये नाम, जो है पूछा जा सकता है अगर कि भाई बताइए 1995 किससे संबंधित है, तो ऑप्शन में मिलेगा निःशक्त जन अधिकार, सॉरी अधिकार नहीं मिलेगा, अधिकार हो जाएगा तो वो मिल जाएगा 2016 का। यहाँ पर मिलेगा निःशक्त व्यक्तियों का अधिनियम, तो ये आपका सही हो जाएगा फिर। ठीक है, और इसमें ये बातें कही गई थी कि दिव्यांग बच्चों को जो है सर्वथा उचित वातावरण में रखा जाए, ये बातें हुई थी। ठीक है, उसके बाद आपको देखो आइडिया से एक बार फुल फॉर्म भी पूछ लिया था मैंने, आप लोगों को अभी हाल ही में क्वेश्चन भी करवाया था। तो उसमें आप लोगों ने देखा था इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट के रूप में आपने देखा था। और इसकी बात अगर मैं करूँ तो ये जो है 1996 में आया, लेकिन PL 94 और 192 ये तो आप इसको छोड़ दीजिए, इसका स्थान लिया। ठीक है भाई, इसको छोड़ दीजिए। व्यक्ति को महत्व दिया गया और उसकी अक्षमता के बारे में पहचानने की बात भी की गई। और जो है प्रत्येक बड़े बच्चे जो 14 से 16 वर्ष के हैं उनके व्यवसाय के, देखो मैंने बताया भी था ना कि 16 वर्ष का लड़का है, 18 वर्ष का लड़का है, तो उसे ऐसा नहीं है कि आप उसका नाम लिखाना सिखाएंगे, उसे व्यावसायिक क्रियाविधि सिखाएंगे। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि ये पूर्व व्यावसायिक में आते हैं।
18 वर्ष वाले जो बच्चे होते हैं वो व्यवसाय में आते हैं, ठीक है। 14 से 16 वाले FACP पढ़ेंगे, आप लोग देखेंगे ना तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो श्रेणी आई थी आइडिया के अंतर्गत ऑटिज्म आया था और दिमागी चोटग्रस्त से विकसित वाले बच्चे जो थे उनको शामिल किया गया था। आपने ये नाम सुना होगा, NTH का नाम सुना होगा, नेशनल ट्रस्ट फॉर द हैंडीकैप के बारे में। इस जो है इसे 1995 में लाया गया था। और आप ये यहाँ से ये मत सोचिएगा कि यार कितने अध्याय आएंगे, कितनी धाराएं हैं, कितने अनुच्छेद हैं इसमें, ये सब नहीं प्रश्न पूछेगा आप लोगों से, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। पढ़ने की जरूरत नहीं, टाइम बर्बाद होगा और प्लस में आप लोग व्यर्थ की चीज़ें पढ़ेंगे फिर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो भारत में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि NTH ने मानसिक मंदता को माना है और प्रमस्तिष्क पक्षाघात को माना है, स्वलीनता को माना है और बहुविकलांगता को माना है। ये 4 डिसेबिलिटी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से, लिए इंपॉर्टेंट है ये 4 के 4, है ना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अब। बस यहाँ पर देखिए ये चीज़ें हो गई आपकी हिस्ट्री समाप्त, ठीक है भाई। बहुत ही फास्ट चला हूँ मैं और हिस्ट्री समाप्त कर दिया हूँ आप लोगों की भाई, है ना। क्लियर हो गई होगी हिस्ट्री। अब मैं आप लोगों से जो है बराबर कंटिन्यू आप सबसे क्वेश्चंस भी करूँगा, आप सभी लोगों से जो है मैं क्वेश्चंस भी अब बराबर करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। और कल मैं स्टार्ट करूँगा थोड़ा सा मानसिक मंदता के बारे में कि क्या है मानसिक मंदता, और फिर उसके बाद बताऊँगा आप लोगों को थोड़ा सा हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में। तो कल 2-3 मतलब एक दिन में 2 से या 3 टॉपिक खत्म करूँगा एक दिन में। तो मानसिक मंदता पे थोड़ा सा चर्चा करूँगा, फिर हेयरिंग इम्पेयरमेंट पे चर्चा करूँगा, फिर उसके बाद दूसरे दिन विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में बताऊँगा, फिर मल्टीपल डिसेबिलिटी, मतलब सब रिवीजन करवाने की पॉइंट अभी आप सोच सकते हैं, ऐसा भी कुछ है ना।